बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का आज पढ़ना हमें बेटा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में रूल्स गिवन बाय Linnaeus। रूल्स गिवन बाय Linnaeus। पहला क्या है रूल बेटा? टू वर्ड्स होने चाहिए। नेम of any organisms have made by two words। name of any organism is made by two words, right? दो वर्ड से बना होना चाहिए। और कल आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ड को जेनेरिक नेम बोलते हैं, सेकेंड नेम को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम कहते हैं। तो जेनेरिक नेम मस्ट, एक सेकेंड रुकना है। हाँ, the generic name must start with capital letter। second, the generic name must starts with capital letter, ठीक है? and the specific name or epithet must starts with small letter, ठीक है? जैसे मैंने लिखा था कल यहाँ पे मैंगी फेरा इंडिका, तो देख लो सारे स्मॉल लेटर से होने चाहिए, ठीक है? थर्ड क्या होना चाहिए? लिखिए when it is hand written, ये लिख लिया ना? तो ठीक है। थर्ड लिखिए when it is hand written or type with typewriter when it is hand written or type with typewriter, it should be underlined separately। देख लो, ये हमने हाथ से लिखा है तो अलग अलग दोनों को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। It should be underlined separately।
ठीक है। अगर मान लो कंप्यूटर से टाइप करते हैं तो, प्रिंट करते हैं तो, या बुक में लिखा हुआ है, प्रिंटिंग है ना वो मटेरियल, तो वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इटैलिक। तो फोर्थ लिखिए, व्हेन इट इज प्रिंटेड, फोर्थ लिखो, व्हेन इट इज प्रिंटेड इट शुड बी इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछा होता है ना, थोड़ा सा लिखा होता है। इट शुड बी इटैलिक, ये फॉन्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, द जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, द जेनेरिक नेम, फिफ्थ होगा, फिफ्थ होगा, द जेनेरिक नेम और, प्लीज रिपीट बेटा, फोर्थ मैंने बोला है, when it is printed it should be italic। हो गया? मनिका, या क्या नाम था आपका? मनिका बेटा, हो गया? ठीक है। फिफ्थ, द जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, द जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, बड़े आराम से बोल रहे हैं, लिखो। द जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट at least must have 3 letters and maximum 12 letters। maximum 12 letters। इन ब्रैकेट लिख लो, few exceptions, with few exception, मतलब हमेशा 12 लेटर मैक्सिमम नहीं होता है, किसी किसी का नाम तो बहुत बड़ा है जो आपको पढ़ना नहीं है, है ना, कोई कोई नाम बहुत बड़े हैं, तो ब्रैकेट पे लिख लो with few exceptions। ठीक है। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए बेटा? मस्ट क्या है? लैटिनाइज्ड लैंग्वेज, लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज। अब इसके बारे में सुन लो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो नाम रखा जाता है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? लैटिनाइज्ड लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, डिसॉल्व हो चुकी है, आज इसका कहीं भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई भी देश ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अगर मान लो इंग्लिश में रखा जाता तो हिंदी वाले, चाइना वाले सब शोर मचाएंगे, तो इसीलिए किसी का नहीं माना गया। जो लैंग्वेज आज यूज में नहीं है उसी को फॉलो किया जाता है, डेड लैंग्वेज को, वो है लैटिन लैंग्वेज, लैटिनाइज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सिक्स्थ होगा, दिस नेमिंग मस्ट बी डन बाई, this naming must be done by, this naming must be done by using the Latinized language, Latinized language, in bracket डेड लैंग्वेज है इसलिए। ठीक है, यहां तक हो गया बेटा? यहां तक हो गया? ठीक है। नेक्स्ट होगा
सेविंग, सेविंग होगा बेटा साइटेशन, साइटेशन ये बॉटनी में यूज होता है बेटा। बॉटनी मतलब प्लांट्स के लिए केवल ना। जब हम नाम के लास्ट में, किसी भी नेम के लास्ट में जो ऑथर होता है, जो नाम देता है बेटा, वो चाहे तो अपना नाम लगा सकता है लास्ट में, ठीक है ना, उसको हम साइटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एडिंग द नेम ऑफ ऑथर, एडिंग the name of author after specific epithet, epithet इसके बाद अगर लगा दे, फॉर एग्जाम्पल मैंगी फेरा इंडिका के लास्ट में लगाया जाता है बेटा लीन। ये कैरोलस लिनियस का नाम जो है, कैरोलस लिनियस का बचपन का नाम कार्ल लीन था बेटा, कार्ल लीन था। कैरोलस लिनियस का नाम बचपन का क्या था? कार्ल लीन था। उसने अपना नाम बदल लिया था, समझ रहे हो? क्यों बदला था? क्योंकि उसने एक ये भी बात रखी थी कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो किसी ऑर्गेनिज्म का नाम होना चाहिए वो प्रोनाउंसिएशन में आसान होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका देखो बोलने में आसान है, होमो सेपियंस, पाइसम सटिवम, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, फेरिटिमा पोस्ट्यूमा, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो जितने भी नाम है बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, प्रोनाउंस करने में बहुत आसानी है इनको, ठीक है। तो उन्होंने भी अपना नाम कैरोलस लिनियस रख लिया था, ठीक है। तो अपना नाम उन्होंने लास्ट में मैंगीफेरा इंडिका के लास्ट में रख दिया था। ये नेम ऑफ ऑथर शो कर रहा है, इसको साइटेशन कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टोटोनिम्स। टोटोनिम, टोटोनिम क्या है बेटा? ये जूलॉजी में होता है, मतलब एनिमल्स के लिए यूज होता है ये कभी कभी, ठीक है। इसमें क्या है, when the specific generic name and specific name, when generic name and specific name written by same word, same word, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कतला, कतला, रैटस, ये मछली का नाम है ऊपर वाला, रैटस, रैटस चूहे का नाम है बेटा, रैटस, रैटस। एक और स्नेक का नाम होता है नाजा, नाजा। मतलब ये तीनों नाम में आप क्या देख रहे हो, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम है। अगर ऐसा कहीं दिखता है तो उसको टोटोनिम बोलते हैं,
ठीक है, क्या लिखा है बेटा? अगमा अगमा। चलो ठीक है, जितना सारे एग्जांपल्स नहीं याद करने हैं, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट है बेटा ऑटोनिम्स। ऑटोनिम सर लिखा नहीं, अभी अभी लिखा नहीं था, लिखो जल्दी। बीच बीच में थोड़ा बहुत सो लेते हो क्या बच्चों? थोड़ा चौकन्ने रहो। मौसम अच्छा है तो नींद तो नहीं आ रही। चलो लिख लिया होगा। ऑटोनिम्स बेटा, खेलने का मन है। हाँ बेटा सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो घर में ही कैद रहना उचित है ना? तो ऑटोनिम किसको बोलते हैं? जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस, ये जो है, ये जो तीसरा नाम लिखा हूं बेटा मैं, तो ये सब स्पीसीज या ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी हो जाता है कभी कभी, है ना? तीसरा नाम हम ट्राइनोमियल एक्चुअल में बायनोमियल का एक्सटेंशन है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो जब तीसरा वर्ड भी इंक्लूड करते हैं कभी कभी ट्राइनोमियल में, तो उसको ऑटोनिम बोलते हैं। सब स्पीसीज भी बोलते हैं हम। होमोसेपियंस स्पीसीज, होमोसेपियंस सेपियंस सब स्पीसीज, या ये हम बोलते हैं कि यह मॉडर्न जो ह्यूमन है उसका नाम है होमोसेपियंस सेपियंस, ये ऑटोनिम होता है। कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस लिख लो ऐसे ऑटोनिम। हो गया बच्चों यहां तक? चलो अब करते हैं बेटा जो हमने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, है ना? उसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर देख लिया हमने, है ना? अब क्लासिफिकेशन पे बात आती है। क्लासिफिकेशन एक्चुअल में है क्या चीज? बेटा कल मैंने बात की थी कि ये एक्चुअल में एक आर्ट है, साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। और एक्चुअल में क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ये क्या है बेटा? ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, एंड इट इज नॉट ओनली अ साइंस, ये भी लिखना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली a science but it is also art, एक आर्ट भी है ना?
और ये जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा वो स्टेप वाइज प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बारे में हमने बात की थी कि नहीं की थी? बताया था नहीं बताया था आप लोगों को? कैरेक्टराइजेशन बताया था ना? तो क्लासिफिकेशन भी एक आर्ट है। हाँ, क्लासिफिकेशन भी एक आर्ट ही है, ठीक है। एंड इट इज, हाँ, इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस। इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस and each step represent a rank. Each step represent a rank, और रैंक को ही हम बोलते हैं बेटा कैटेगरी। अब ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आपको कि रैंक क्या है और कैटेगरी क्या है। कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी समझेंगे इसको हम लोग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज, है ना, चेंज व्हेन द चेंज द कैरेक्टर। द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन change when we change the character। बट अगर कैरेक्टर हमने चेंज किया तो वे ऑफ क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाता है। अब ये दो लाइन अच्छी तरह से समझ में बहुत नहीं आई होगी, मैं उसको समझाता हूं अलग से, अभी लिख लो। हो गया? कॉपी कर लिए बच्चों? ठीक है, चलो देखो, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए बेटा, क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके स्कूल का, ठीक है, स्कूल का। स्कूल में स्टूडेंट्स रहते हैं बेटा, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमें डिफरेंट कैटेगरी में या रैंक में, ध्यान से सुनना, डिफरेंट कैटेगरी या रैंक में क्लासिफाई करना है। तो हमारा पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर को चूज करना, मान लो। तो कैरेक्टर हम चूज कर सकते हैं क्या? बेसिस रैंक, उनका मार्क्स भी हो सकता है, उनकी हाइट भी हो सकती है, क्लास वाइज भी हो सकता है, जेंडर वाइज भी हो सकता है, डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। या वो जो बस से आते हैं, जो बस से नहीं आते हैं, वो जो बाइक से आते हैं, जो बाइक से नहीं आते हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो हम लेते हैं बेटा यहाँ पर स्टूडेंट्स में दो ग्रुप हमने बनाया यहाँ पे, एक बना दिया बॉय का, एक बना दिया गर्ल का। तो स्टूडेंट्स प्लस, देखो स्टूडेंट्स होना एक कैरेक्टर है, ये स्टूडेंट्स होना क्या है, ये कैरेक्टर है। स्टूडेंट
स्टूडेंट्स के साथ गर्ल होना एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसको भी ऑन किया सर, थोड़ी देर में बंद कर दूंगा, अभी अभी जस्ट ऑन किया 5 मिनट पहले। तो इसमें क्या हो गया बेटा, यहां पर स्टूडेंट्स प्लस बॉय, ठीक है, स्टूडेंट्स प्लस बॉय। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स प्लस गर्ल है, इस ग्रुप को हम फर्दर क्लासिफाई करना चाहें अगर, तो इनके भी 2 या 3 ग्रुप बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लस गर्ल प्लस कोई एक कैरेक्टर बताओ, मान लो एक्टिवा से आती है, कुछ गर्ल्स एक्टिवा से आती हैं, मैंने सही का निशान लगाया है। दूसरा स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा से नहीं आती हैं, क्रॉस लगा दिया मैंने, ये भी एक कैरेक्टर हुआ। अब फर्दर इसको हम क्लासिफाई करना चाहें तो इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, आगे इसको भी आगे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा है इनके पास, प्लस देखो और क्या, मान लो चश्मा लगाती हैं, प्लस इनके पास चश्मा है, तो स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा से आती हैं ये, और इनके पास चश्मा नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा, ये जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, इस ग्रुप का नाम हमने रख दिया, मान लो किंगडम, किंगडम नाम रख दिया इस ग्रुप का। ये जो ग्रुप है इसका नाम रख दिया हमने फाइलम या डिवीजन। फिर उसके नीचे वाला जो ग्रुप है इसका नाम रख दिया क्लास, इसके बाद नाम रख दिया बेटा, क्लास के बाद ऑर्डर, उसके बाद नाम रख दिया जो ग्रुप है उसका नाम रख दिया फैमिली, उसके बाद नाम रख दिया बेटा जीनस, और उसके बाद नाम रख दिया स्पीसीज। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये जो मैंने बनाया है, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम है, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, देख लो। 7 ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि जो कभी चेंज न हो। हाँ, सब क्लास हो सकता है, सब ऑर्डर हो सकता है, सब फाइलम हो सकता है, सब किंगडम हो सकता है, सब स्पीसीज हो सकती है, लेकिन रहेगा ये 7 ही। जैसे कंट्री, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, जो भी,
फिर इस कंट्री में आएंगे, इंडिया में आएंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास स्टेट्स बहुत सारे मिलेंगे। उससे नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे मिलेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एक कैटेगरी है, समझ रहे हो, स्टेट एक कैटेगरी है, समझ रहे हो, स्टेट एक कैटेगरी हो गई। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज करते हैं उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक। मतलब ये अलग अलग रैंक है, या रैंक को ही हम टैक्सॉन भी बोलते हैं। मतलब बेटा ये एक अलग टैक्सा है, ये भी एक 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 है, ये भी एक है, सभी अलग अलग टैक्सा हैं या रैंक हैं। ठीक है, टैक्सॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि ये अलग अलग टैक्सॉन है। ठीक है, ठीक है, अब बताओ ये हायर कैटेगरी हुई ना, हायर कैटेगरी, और ये लोअर कैटेगरी। स्पीसीज क्या है, लोअर कैटेगरी है, स्पीसीज एक लोअर कैटेगरी है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी, आपको बताना है। हाँ, व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी then the number of common characters will be decrease or increase from higher to lower, increase। ठीक है, बढ़िया, इंक्रीज करेगा। तो यहां पे हम लिखे बेटा, ये जो एरो बता रहा है वो बता रहा है बेटा कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा, और फ्रॉम स्पीसीज से किंगडम के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर्स विल बी डिक्रीज। ठीक है, अब एक बात बताओ, समझना है चीजों को। किंगडम का जो कैरेक्टर है वो स्पीसीज का कैरेक्टर है क्या, नहीं, विद इन द स्पीसीज है, विद इन द कैरेक्टर्स ऑफ द स्पीसीज। जैसे देखो स्टूडेंट ये भी है, ये भी है, तो इसका कैरेक्टर जो है बेटा इसके अंदर है। हाँ, चलो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी सुन लो। एक बात का जवाब दो सोच समझ के, सारे बच्चे जवाब देंगे, सबको लिखना जरूरी है। ठीक है, देखो स्पीसीज का जो कैरेक्टर है वो किंगडम का कैरेक्टर है क्या, एस और नो लिखना है। मोनिका ने सही जवाब दे दिया, सभी ने सही जवाब दिया भाई, बिल्कुल नो। श्वेता ने लिखा नो, सही लिखा। दो तीन बच्चों ने सही लिखा है, दो तीन बच्चों ने गलत लिखा है। बेटा स्पीसीज का कैरेक्टर ऑफ द स्पीसीज इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ किंगडम। बड़े आश्चर्य की बात है, इसी किंगडम से बिलोंग करने वाला स्पीसीज है, लेकिन इसका कैरेक्टर जो है वो किंगडम का कैरेक्टर नहीं है। यहां देखो इसका जो कैरेक्टर है क्या वो इस पूरे स्टूडेंट्स का कैरेक्टर है क्या, इसमें कुछ चश्मा लगाते हैं, एक्टिवा से आते हैं, तो क्या चश्मा और एक्टिवा और गर्ल होना पूरे स्टूडेंट्स का कैरेक्टर है क्या, नहीं है।
तो कैरेक्टर ऑफ द स्पीसीज इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ किंगडम। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? हाँ ठीक है। अब हमको स्टेटमेंट लिखना है बेटा कि जैसे ही जितना लोअर टेक्सॉन होगा, इसको आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, नहीं तो मैं मिटाने जाऊंगा, इसको मिटाऊंगा। चलो देखो इधर जगह बनाता हूं मैंने बोला कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। यहां पे मान लो किंगडम है, यहां पे मान लो फाइलम है, यहां पे है क्लास, यहां पे है ऑर्डर। तो क्लास एक टेक्सॉन है, फाइलम एक टेक्सॉन है, क्लास एक टेक्सॉन है, या इसी को हम रैंक भी बोल सकते हैं, इसी को हम रैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है बेटा, ये डिफरेंट टेक्सॉन है, अलग अलग टेक्सॉन इनको बोलेंगे, या रैंक बोलेंगे, डिफरेंट रैंक बोलेंगे। ठीक है? क्लियर यहां तक? ठीक है, ओके। अब देखो, इसे कॉपी करना है आपको। ये जो फाइलम है ना, फाइलम नाम हम एनिमल के लिए यूज करते हैं बेटा, एनिमल्स के लिए। और जो डिवीजन है ये प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ये याद रखना है। और जो फैमिली जीनस स्पीसीज है बेटा, ये जो है फैमिली जीनस और स्पीसीज, ये तीनों टर्म दिया था जॉन रे ने दिया था, जॉन रे। आपका रे बैच है ना? टेक्सॉन मीन्स डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट टेक्सॉन या डिफरेंट कैटेगरी बेटा। मनिका बात एक ही है, मनिक बात एक ही है। टेक्सॉन को वो रैंक या कैटेगरी बोलो या जो भी, ठीक है? तो जॉन आपका रे बैच है ना, रे बैच है। तो फैमिली जीनस और स्पीसीज का जो नाम दिया था वो जॉन रे ने दिया था। ठीक है रे वाले बच्चों, याद रहेगा? हाँ। और क्लास और ऑर्डर ये दोनों दिया था लीनियस ने, और डिवीजन और फाइलम का नाम दिया था क्यूवियर ने, और किंगडम भी नाम दिया था, और सॉरी किंगडम का नाम इसको भी लीनियस ने ही दिया था। ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब एक स्टेटमेंट लिखो। हाँ, मोर लोअर द टेक्सॉन, इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर का, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। मोर लोअर द टेक्सॉन, more number of common characters। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? when we move from
लोअर टू हायर कैटेगरी, लोअर टू हायर कैटेगरी कॉमन कैरेक्टर्स विल बी बोलना डिक्रीज, हाँ डिक्रीज, इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब बताओ एक चीज, सोच समझ के बोलना, when we move from lower to higher category, ठीक है बच्चों, when we move from lower to higher category the number of organisms will be हाँ प्राची ने सही बताया, सिर्फ प्राची ने सही बताया, हाँ तुमने तो, कोमल ठीक है, इंक्रीज, बहुत बढ़िया, इंक्रीज बिल्कुल, कोमल क्या है, कोमल, हाँ बेटा देखो जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो कॉमन कैरेक्टर तो डिक्रीज होगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। अभी जो मैंने यहाँ स्टूडेंट्स का बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स में जहां कृतिका सही बात है, तो जितने ज्यादा बड़ी कैटेगरी होगी उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे उसमें, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट लिख लो या इसी में लिख लो, कॉमन व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी कॉमन कैरेक्टर्स विल बी डिक्रीज एंड करके लिख लो, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज, इसी में लिख लो। हो गया, ठीक है ठीक है। अब देखो बेटा जो लोअर कैटेगरी होती है एक्चुअल में ये जो स्पीसीज है ना नेचुरली यही पाया जाता है बेटा, नेचुरली केवल नेचुरल एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे मैं लिखूं नेचुरल एग्जिस्टेंस, मतलब एक्चुअल में स्पीसीज ही पाई जाती है, बाकी ये सब कुछ हवा में है। जैसे कंट्री मान लो ये है इंडिया है, अब हमसे पूछे कि इंडिया कहाँ है दिखाओ, तो आप हरियाणा को दिखा के इंडिया नहीं बोल सकते, करनाल को दिखा के इंडिया नहीं बोल सकते, इंडिया में है ये बात सही है, लेकिन इंडिया एक्चुअल में कहाँ है, एक जगह तो है नहीं। डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, हाँ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट को छू के आप देख नहीं सकते कहाँ है डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी पार्ट को छूते हो तो केवल वही थोड़ी ना डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत बड़ा है। पेपर पे आप बना के उसका मैप दिखा सकते हो, लेकिन पेपर का मैप तो डिस्ट्रिक्ट है नहीं एक्चुअल में। तो नेचुरली एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि स्पीसीज ही केवल पाई जाती है, बाकी ये सब समझने के लिए है, समझ रहे हो, क्लियर, बोल बेटा, हाँ ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया सारा, कॉपी कर लिया ना,
अब ये जो जीनस स्पीशीज की बात कर ले, थोड़ा सा एग्जांपल दे दे एक हम जीनस और स्पीशीज का। तो जैसे एक जीनस है, जो मैं लिख रहा हूं उसको याद करना है ना। एक जीनस है सोलेनम। सोलेनम एक जीनस है, और स्पीशीज, स्पीशीज का नाम लेना होगा तो हमें पूरा लिखना होगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब स्पीशीज को केवल ट्यूबेरोसम स्पीशीज नहीं है। हाँ पोटैटो बेटा, यदीप, ट्यूबेरोसम स्पीशीज नहीं है, याद रखना। ट्यूबेरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है, वो स्पीशीज नहीं है। स्पीशीज क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। किसका नाम होता है ये? पोटैटो का। ठीक है। इसी तरह से सोलेनम मेलॉन्जेना, सोलेनम मेलॉन्जेना, ये है ब्रिंजल का बेटा। ठीक है। एक और होता है सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम जानते हो क्या होता है? ये मकोय। ये गांव में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा। मकोय छोटा सा प्लांट होता है, इसके फ्रूट छोटे छोटे होते हैं, एंजियोस्पर्म है ये, है ना। और एक और है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये किसका नाम है? टोमेटो का। समझ रहे हो? ठीक है। ये तो आपको याद करना है, लेकिन याद हो जाएगा, उसकी मतलब चिंता मत करना कि याद कैसे होगा। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं बेटा कि ये जो सोलेनम है एक जीनस है, और एक जीनस से बिलोंग करने वाले कई सारी स्पीशीज हैं। तो ऐसा भी जीनस हो सकता है जिसमें केवल एक ही स्पीशीज हो, ऐसा भी जीनस हो सकता है जिसमें कि मोर देन वन स्पीशीज हो। यहाँ पे एक जीनस में मोर देन वन स्पीशीज है, तो अब इस जीनस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीटाइपिक। पॉलीटाइपिक मतलब इफ जीनस हैव मोर देन वन स्पीशीज, if genus have more than one species, ठीक है, तो उसको हम पॉलीटाइपिक जीनस बोलते हैं। और मोनोटाइपिक किसको बोलते हैं बेटा? मोनोटाइपिक ऐसा कोई जीनस इसमें केवल एक ही स्पीसीज हो। इफ जीनस हैव वन स्पीसीज, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना, जल्दी कॉपी करो।
ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब बेटा ऐसा करते हैं कि टेक्सॉन लिख लो। टेक्सॉन मैंने लिखवाया नहीं है, मुझे लगता है कि लिखवाया है टेक्सॉन। टेक्सॉन के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को या नहीं? नहीं, तो लिख लो टेक्सॉन। टैक्सॉन लिखो, टैक्सॉन, है ना। इसका प्लूरल नंबर होता है टैक्सा। हाँ, इसका प्लूरल नंबर होता है बेटा टैक्सा, और रैंक को ही हम टैक्सा बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की लिखिए, इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो मैंने बनाया था 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, है ना। ईच कैटेगरी रेफर्स टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, समझ रहे हो, रेफर्स टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसको और क्या बोलेंगे, और रिप्रेजेंट अ रैंक, रिप्रेजेंट अ रैंक। हर स्टेप एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इट इज टर्म्ड एज टैक्सॉन, इट इज टर्म्ड एज टैक्सॉन, इसको टैक्सॉन बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब लिखो बच्चों, जो अब 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे, जितने भी हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में रैंक लिखे थे उसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम, है ना। तो पहला आता है क्या, स्पीसीज। सर मोनोटाइपिक में एक ही, सर मोनोटाइपिक में एक ही जगह उसे होगा जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट तो अलग है, अलग टर्म है बेटा। वो 2 वर्ड है, फर्स्ट वर्ड को जेनेरिक नेम, सेकेंड वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम के नाम से जानते हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक जीनस में केवल एक ही स्पीसीज हो तो मोनोटाइपिक स्पीसीज बोलते हैं उसको, या जीनस, और एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज है, उसका एग्जांपल अभी फिर दोबारा आने वाला है। उसका एग्जांपल सर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज लर्न करने की नीड है, वो तो अपने आप हो जाएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो तो अपने आप हो जाएगा बेटे। चल आगे का देखते हैं। अब 1 बाय 1 करके स्पीसीज, जीनस सब पढ़ेंगे। पहले लिखो स्पीसीज, स्पीसीज। स्पीसीज किसको बोलते हैं बेटा, इसके लिए कई सारी थ्योरी हैं। इसमें पहली थ्योरी है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज को आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये, आप जब लिविंग वर्ड शुरू करोगे एनसीईआरटी में तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बेटा स्टार्टिंग में हिस्ट्री दी हुई है अर्नस्ट मेयर की, अर्नस्ट मेयर की, है ना। 1904 में
से लेके 2004 में डेथ हुई थी इनकी, उनकी हिस्ट्री दी हुई है ना। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था अर्नस्ट मेयर ने। ये नाम कई बार पूछा रहता है नीट में, है ना। गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ठीक है, 1904 से 2004 तक। ठीक है, इन्होंने, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग स्पीसीज और स्पीसीज डाइवर्सिटी दोनों में डिफरेंस आता है कि नहीं? स्पीसीज और स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं आता। ठीक है, ठीक है। तो देखो, जो डार्विन थे ना, डार्विन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। डार्विन का नाम सुना है? नाम सुना है डार्विन का? हाँ, डार्विन ने बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था, लेकिन कब बताया था? हाँ, चार्ल्स डार्विन ने बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब स्पीसीज कैसे बनी। ठीक है, लेकिन और ये बताया कब था? 19वीं सेंचुरी में बताया था बेटा। ठीक है, और जो है अर्नस्ट मेयर जो है बेटा, इन्होंने ये बताया था अर्नस्ट मेयर ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया था। मतलब कि बहुत मतलब मिलती जुलती स्पीसीज कैसे इवॉल्व हुई, समझ रहे हो? जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब ये है, जैसे सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, लाइकोपर्सिकम है, समझ रहे हो, नाइग्रम है। तो एक स्पीसीज से कई सारी स्पीसीज कैसे बनी, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो अर्नस्ट मेयर ने बताया था बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, और ये कब बताया था? इन 20th सेंचुरी। क्लियर है? सो कॉल्ड, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्नस्ट मेयर को बेटा सो कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, और जो अर्नस्ट मेयर थे बेटा, अर्नस्ट मेयर, इनको हम इसीलिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। इवोल्यूशन के बारे में बताया, इसीलिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट,
एडवांस्ड में ही है, ठीक है। और एक थ्योरी और इन्होंने दिया था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये लिख ले रहे हैं, पढ़ेंगे कल इसको। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना है और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो भी पढ़ाया बेटा सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई डाउट? सर, अर्लियर द cases of black fungus were negligible, but why are they increasing day by day? Increasing day by day. Black fungus बेटा जब मॉइस्चर बढ़ता है, फंगल, आप देखो ब्रेड में थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो, उसको पानी लगा दो और रख दो, फंगस ग्रो कर जाता है, उस पे काई लग जाती है। मतलब काई तो चलो एल्गी हो गया, समझ रहे हो? उसमें राइजोपस ग्रो कर जाता है, सॉरी ब्रेड माउल्ड, हाँ ब्रेड माउल्ड बोलते हैं उसको, राइजोपस। तो जैसे सुटेबल कंडीशन मिलता है किसी ऑर्गेनिज्म को, और सुटेबल कंडीशन हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होती है, समझ रहे हो? जब सुटेबल कंडीशन मिलेगा बेटा तो वो ग्रो करेगा। बाकी इसके बारे में और डिटेल आप जब पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, अगला चैप्टर, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा ना। फंगस, फंगी उसी में है ना। जब हम लोग फंजाई पढ़ लेंगे, वायरस पढ़ लेंगे, प्रियॉन्स पढ़ लेंगे, वायरस पढ़ लेंगे, लाइकेन पढ़ लेंगे बेटा, बैक्टीरिया पढ़ लेंगे, आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसीट्स, ये सब कुछ अगले चैप्टर में है, तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, आज जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया सबको?